नमस्कार। सुबह के 11 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के साथ, जो सरकार के लिए तो मुसीबत है ही, लेकिन लक्षण के बिना कोरोना के जो मरीज सामने आ रहे हैं उन्होंने सरकार का सिरदर्द और भी बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। कोविड अस्पताल बढ़ाने से लेकर टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाने तक के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार और मेडिकल स्टाफ की चिंता अब इस बात को लेकर ज्यादा है कि जो मरीज सामने आ रहे हैं उनमें कई ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना के लक्षण ही नजर नहीं आ रहे। बिना लक्षण वाले सबसे ज्यादा मरीज असम, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। 10 बड़े राज्यों के 2/3 कोरोना के मरीजों में लक्षण नहीं दिखे। देश की राजधानी दिल्ली भी ऐसा ही एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां इस तरह के मामले आए हैं, जिसका जिक्र एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 1000 रुपए की मदद के ऐलान के बाद से नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सभी लोग सरकार की तरफ से दी जा रही आर्थिक मदद लेने पहुंचे, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की वजह से नोएडा अथॉरिटी दफ्तर के बाहर लोगों की लंबी कतार लगने लगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। इस भीड़ में सिर्फ सरकार की तरफ से दिए जा रहे 1000 रुपए लेने वाले लोग ही नहीं थे, बल्कि कई लोग तो अपना राशन कार्ड बनवाने भी पहुंचे थे। इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा अथॉरिटी का ये दफ्तर है, जिसके बाहर इस वक्त आपको ये भीड़ नज़र आएगी। दरअसल ये भीड़ इसलिए यहाँ पर जमा हुई है क्योंकि इन लोगों के खाते में, या यूं कहें, इनको 1000 रुपये देने के लिए योगी सरकार ने बात कही है। साफ तौर पर योगी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द 1000 रुपये दिए जाएं, ताकि वो अपना खान पान की जो व्यवस्था है वो कर सके। तो इस वक्त लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अभी तक उन्हें वो पैसे नहीं मिले हैं, सिर्फ फॉर्म जमा कर दिए गए हैं। क्या हुआ, पैसे नहीं मिले क्या? अभी तो फॉर्म जमा, क्या बोल रहे हैं? अभी तो जमा बोला, फॉर्म जमा हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा। फॉर्म जमा कर दिया। हाँ, बाद में देखेंगे जब। कब से खड़े थे आप लाइन में? 1 घंटा हो गया लाइन में। 1 घंटा। हाँ, पहली बार आए। 6 बजे से लाइन में खड़े हैं। कल तो 500 की लाइन लगी थी, तो कहा कि जाओ भगो भगो, पुलिस वाला मारने लगा, भगो भगो, भगा दिया। फिर आज 6 बजे से ही खड़े हैं। कितने लोग थे आज कम से कम तो 150-200 लोग थे। क्या बोल रहे हैं? आज भी तो अभी जमा नहीं हो, बोले कि सारे लोग एक साथ रख दो और जमा हो जाएगा, तुम लोग जाओ। तो हम लोग सारा यही रख दिए, पता नहीं जमा होगा कि नहीं जमा होगा। सुबह 3 बजे से आकर के लाइन में यहाँ पे खड़े हैं। कितने बजे से? सुबह 3 बजे से लाइन में खड़े हैं आकर के, राशन कार्ड के लिए। कम से कम 1 हफ्ता हो गया। तो आप राशन कार्ड बनाने आए क्या? जी, राशन कार्ड के लिए आया था मैं। 3 दिन से घूमे जा रहा हूँ। जैसे आ रहा हूँ 4 बजे आ रहा हूँ तो भी नंबर नहीं आ पा रहा है। कम से कम यहाँ से लाइन हो गई, कम से कम 500 मीटर का लाइन लग रहा है। आज सुबह 3 बजे से आया हूँ, फिर भी पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अस्पताल से फरार हुए कोरोना पॉजिटिव को पुलिस ने नरसिंहपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी को पिछले दिनों इंदौर में पुलिस वालों पर हमले के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जबलपुर जेल भेज दिया गया था, जहां जांच के दौरान कोरोना की पुष्टि होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इससे पहले आरोपी के अस्पताल से फरार होने के मामले में 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ गए हैं। मनोज, इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? एक जो नरसिंहपुर, देखिए आप, एक नरसिंहपुर ऐसा जिला है जबलपुर से जुड़ा हुआ जिसमें अभी तक एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं था। वो तो पुलिस वहां पर सतर्क थी, चौकस थी, और नरसिंहपुर जिले में जैसे ही मदनपुर चौकी पड़ती है, उस चौकी पर ये जो आरोपी है, कहां से उसने मोटरसाइकिल का इंतजाम किया, आप सारी बातों की तफ्तीश हो रही है। एक मोटरसाइकिल के साथ वो बाकायदा नरसिंहपुर जिले की मदनपुर चौकी पर पकड़ा गया, और ये वही आरोपी है जिसने इंदौर में एक बार एक शर्मनाक वाकया हुआ कि पुलिस कह रही थी कि लॉकडाउन का पालन करो, और उस समय पुलिस पर पत्थर बरसाए। उसके बाद बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद उसे दूसरे जिले में, चूंकि एक नियम होता है, उसे जबलपुर शिफ्ट किया गया था। और जबलपुर जेल में जब बंद था तब उसकी जांच हुई तो पता चला कि इसे कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसकी लगातार वहां के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जांच चल रही थी। उसी प्रक्रिया में जी बिल्कुल, तो मनोज ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये शख्स कोरोना पॉजिटिव था, भाग गया था, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। उधर देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय में काम शुरू हो गया है।
लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारी और कर्मचारी आज से काम पर पहुंचे। गेट पर पहुंचने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और काम पर आए कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। संयुक्त सचिव स्तर के सभी अधिकारी आज से काम पर आ गए हैं। सचिवालय में भी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के साथ साथ मास्क पहनना जरूरी है। लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में आज से कामकाज शुरू हो गया है। लॉकडाउन के पीरियड में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में कामकाज शुरू करने का आदेश दिया गया और बाकी सरकारी मंत्रालय में भी कामकाज शुरू हो गया। आप देख सकते हैं तमाम जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं, स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल हैं, उसको अपनाया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग हर किसी की जा रही है और आज से ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर स्तर के अधिकारी डेली आएंगे, लेकिन उससे नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी रोटेशनल बेसिस पे होगी। समय की कोई पाबंदी नहीं। आप देख सकते हैं जो भी कर्मचारी आ रहे हैं उनकी पूरी अच्छी तरह से थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और ये घेरा बनाया गया है। घेरा आप देख सकते हैं 6 फीट की दूरी के बीच में एक घेरा बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन विकास से अनुरोध करेंगे कि दिखाएं, क्योंकि चार्टर्ड बसों की व्यवस्था नहीं की गई है। ज़्यादातर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। 33% स्टाफ जो नॉन गजटेड स्टाफ हैं, 33% स्टाफ जो हैं वो सिर्फ रोटेशनल बेसिस पे हमेशा डेली आएंगे। बाकी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर स्तर के अधिकारी हैं वो डेली आएंगे। लॉकडाउन की वजह से ओडिशा के गंजाम जिले में गुलाब की खेती करने वालों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंदिरों के बंद होने और इस सीजन में शादियां टलने की वजह से फूलों की मांग घट गई है। फूलों की खेती करने वालों के गुलाब अब खेत में ही खराब हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक गुलाब की खेती करने वालों को रोजाना कम से कम 10,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका में जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में ही अमेरिका में 1,997 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। रविवार को आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 40,585 लोगों की मौत हो गई है। खास बात यह है कि इसमें से करीब आधे लोगों की जान न्यूयॉर्क में ही गई है। उधर मुंबई के पास पालघर में पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 9 लोग नाबालिग हैं। कोर्ट ने 101 लोगों को 30 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जबकि 9 नाबालिग को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। 16 अप्रैल को हुई इस घटना में भीड़ ने चोर समझकर 2 साधु और एक ड्राइवर को पुलिस के सामने ही पीट कर मार डाला था। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। कुल्हाड़ी थी या जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले इतर जो है वो भी उनके हाथ में थे। जो जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया। उसमें पुलिस भी जख्मी हो गए। गाँव वालों को ये लगा कि ये लोग शायद चोरी करने आए या कुछ करने आए या इस प्रकार की उनकी भावना हुई, उसके कारण उनके ऊपर हमला हुआ है और हमला होने के बाद में 3 लोग अपने मृत्युमुखी हुए। उसकी पूरी जांच राज्य शासन कर रही है। पालघर में हुई पीट कर हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं। विवेक, एक तरफ महाराष्ट्र
कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ अफवाह के चलते 3 लोगों की हत्या की खबर सामने आ रही है। इस पूरी घटना को प्रशासन किस तरह से ले रहा है और जांच को लेकर कितना दबाव है सरकार और प्रशासन पर? जसप्रीत, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घटना है वो पिछले कुछ दिनों में 3 बड़ी घटनाएं मुंबई के सटे पालघर में हो चुकी हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह की वजह से है। आपको बताना चाहेंगे कि पालघर में एक गांव है, आदिवासियों का गांव है, जहां पर ये अफवाह फैलाई गई थी कि बच्चा चोर गैंग उनके गांव में घूम रहा है और बच्चा चोरी करके उनकी किडनी वो बाहर निकाल देते हैं। इसी अफवाह के मद्देनजर जो भी उस गाँव में जा रहा है उस पर गाँव वाले हमला कर रहे हैं। इस पूरे मामले में 3 घटनाएं हो चुकी हैं। पहली घटना 14 अप्रैल की है, जब 2 डॉक्टर अपने कैंप से लौटकर बाहर आ रहे थे तब गांव वालों ने उन पर हमला किया था और इसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। और दूसरी घटना 16 अप्रैल की है, जब 3 लोग मुंबई से सूरत की तरफ जा रहे थे और इसमें गांव वालों ने तीनों पर ऐसा हमला किया कि तीनों की ही मौके पर मौत हो गई थी और इसमें 6 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस पूरे मामले में पालघर पुलिस ने 110 लोग को गिरफ्तार भी किया था। तीसरी घटना 17 अप्रैल की है, जब एक दिमागी रूप से कमजोर इंसान उस गाँव में घूम रहा था तो गाँव वालों को लगा कि यह बच्चा चोरी करने आया है तो उसके साथ भी मारपीट की और इस मामले में भी कई पुलिस वाले घायल हुए थे। तो ये अपने आप में चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है कि जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, एक चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है कि अफवाह के दौर में बार बार सरकार कोरोना वायरस लेके सचेत कर रही है कि अफवाह पर ध्यान न दे। वही दूसरी तरफ जैसा आप बता रहे हैं कि अब इस मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया है। 25 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार लुटियंस दिल्ली में बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही देखने को मिली। सरकारी दफ्तर की पार्किंग भी वाहनों से भरी नजर आई। लॉकडाउन में लुटियंस दिल्ली और सरकारी विभाग के बाहर आज बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिल रहा है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू होने से पार्किंग में गाड़ियां नजर आ रही हैं तो सड़कों पर भी रोज के मुकाबले अधिक गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लुटियंस दिल्ली के खास तौर पर पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां दिखी क्योंकि सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज शुरू हो गया है, इसीलिए लाइन में आप देखिए कतार में आपको गाड़ियां नजर आएंगी। देश भर में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के बाद पहली बार लुटियंस दिल्ली में सरकारी मंत्रालयों और विभागों की रंगत कुछ बदली नजर आ रही है। इस वक्त हम लोग परिवहन भवन के सामने और परिवहन भवन के सामने आप देख सकते हैं कि पार्किंग बिल्कुल खाली रह रहा था। लॉकडाउन पीरियड में मंत्रालय में काम नहीं चल रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पार्किंग में आप देख सकते हैं 2 पहिया गाड़ियाँ यहाँ देखी जा सकते हैं। दूसरी तरफ 4 पहिए वाहन भी आप देख सकते हैं उधर अंदर में परिवहन भवन के अंदर में। और दूसरी तरफ अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे कि लुटियंस दिल्ली की सड़कों का नज़ारा भी बदला बदला नज़र आ रहा है आज, क्योंकि गाड़ियों की संख्या आप देख सकते हैं, चहल पहल काफ़ी है। संसद मार्ग पे हैं इस वक्त हम लोग और गाड़ियों की जो आपको तादाद दिख रही है वो कल तक नहीं दिख रही थी, क्योंकि कल तक सभी मंत्रालय और विभाग जो है वो कुछ स्टाफ सिर्फ आ रहे थे, कुछ अधिकारी आ रहे थे, लेकिन आज से 33% कर्मचारी आ रहे हैं और सभी बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर जो पार्किंग है 4 पहिए वाहनों की, वहां भी संख्या काफ़ी है आज से, क्योंकि 33% स्टाफ जो नॉन गजटेड हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कामकाजी युवाओं के प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर युवाओं से बातचीत की और संदेश दिया कि ये वक्त परेशान होने का नहीं, बल्कि इसे एक मौके के तौर पर देखने का है, ताकि हम अपने सपनों का भारत बना सकें। कोरोना संकट में भी कई अवसर छिपे हैं जिनका लाभ उठाकर भारत पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी करेगा। इनोवेशन के प्रति उत्साह से भरा भारत दुनिया को नए बिजनेस मॉडल देगा। कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश कोविड-19 के बाद दुनिया की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया लिंक्डइन पर शेयर किए गए अपने आर्टिकल में पीएम मोदी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया है जो इस महामारी के बीच आशा और उम्मीद की किरण लेकर आई है। कोरोना वायरस की वजह से बदले हुए हालात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखा है, युवा ऊर्जा से सराबोर भारत दुनिया को एक नई कार्य संस्कृति दे सकता है, क्योंकि ये राष्ट्र अपने नए विचारों के प्रति उत्साह के लिए मशहूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए जिस बिजनेस मॉडल का जिक्र किया है उसे उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ समझाने की कोशिश भी की है।
पीएम मोदी ने भारत के इस नए मॉडल को AEIOU के जरिए बताया। AEIOU अंग्रेजी वर्णमाला के वही अक्षर हैं जिन्हें हम वॉवेल्स यानी कि स्वर कहते हैं, जिसमें पीएम के 5 मंत्र। ए का मतलब है अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता, ई का मतलब है एफिशिएंसी यानी दक्षता, आई का मतलब है इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और यू का मतलब है यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता। AEIOU का मतलब अनुकूलता, दक्षता, समावेशिता, अवसर और सार्वभौमिकता। इस AEIOU को पूरा समझने की भी जरूरत है कि आखिर पीएम ने वॉवेल्स यानी स्वर को ही क्यों चुना है। यहाँ ए अनुकूलता का मतलब है संकट काल में आसानी से अपनाए जाने वाले बिजनेस मॉडल। ई दक्षता का मतलब है हमें निश्चित समय में कोई काम पूरा करने पर जोर देना चाहिए। आई समावेशिता का मतलब है जिसमें गरीबों और असहायों को प्राथमिकता मिले। ओ अवसर का मतलब है हम विचार करें कि इस संकट में हमारी दक्षता किस नए अवसर के लिए काम आ सकती है। और यू सार्वभौमिकता का मतलब है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर उसे नई दिशा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं 5 मंत्रों के जरिए भारत को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनाने का संदेश दिया है। मैं इसे वॉवेल्स ऑफ न्यू नॉर्मल कहता हूं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में वॉवेल्स की तरह ही ये भी कोविड के बाद की दुनिया के नए बिजनेस मॉडल के जरूरी अंग बन जाएंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान सदी के तीसरे दशक की शुरुआत और अपनी दिनचर्या की कहानी को भी बयां किया है। इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत बहुत उथल-पुथल भरी रही। कोविड-19 ने कई तरह का संकट खड़ा कर दिया। कोरोना वायरस ने पेशेवर जीवन की रूपरेखा ही बदल डाली। इन दिनों घर ही नया दफ्तर बन गया है, इंटरनेट नया मीटिंग रूम बन चुका है। अब ऑफिस में काम के दौरान सहयोगियों के साथ लंच इतिहास बन गया है। वर्क प्लेस अब डिजिटल हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से बदल रही दुनिया को लेकर पीएम मोदी ने अपने कामकाज के बारे में भी बताया है। मैं भी इन बदलावों को अपना रहा हूं। ज्यादातर मीटिंग्स अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं, वो चाहे मंत्रियों के साथ हों या अधिकारियों के साथ या फिर दुनिया भर के नेताओं के साथ। जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए तमाम पक्षों से बात भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही है। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे दुरुस्त रखें, इसके लिए पीएम मोदी ने लोगों को कसरत और योग करने की भी सलाह दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोगों से एक बार फिर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने अपने इस लेख में कलाकार, गायक और खिलाड़ियों समेत उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। झारखंड के देवघर में सड़क किनारे 10, 20 और 50 रुपए के नोट मिलने से हड़कंप मच गया। लॉकडाउन के बीच जब सड़कों पर ना के बराबर लोग निकल रहे हैं, तब नोट फेंके जाने की खबर तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि एक बाइक पर सवार 2 लोग सड़क पर नोट फेंककर भाग गए। कोरोना से डर के बीच लोगों ने नोटों को लकड़ी के घेरे से घेर दिया और पुलिस को जानकारी दी। बाद में पुलिस ने पूरी सावधानी के साथ इन नोटों को जब्त कर लिया। शुरुआती जांच में पुलिस इसे कुछ लोगों की शरारत ही मान रही है, लेकिन उसने लोगों से पूछताछ कर नोट फेंकने वालों की तलाश भी शुरू कर दी है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का एक नया ऑडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में आवाज मौलाना साद की ही है। इस ऑडियो में वो तबलीग से जुड़े सभी लोगों से कोरोना से जंग में सरकार के साथ सहयोग की अपील कर रहा है। मौलाना साद ने सभी जमातियों से कोरोना जांच करवाने की अपील की है। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक मौलाना साद खुद कोरोना की जांच नहीं करवा रहा है और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है। एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है, तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने सड़कों पर घूम रहे लोगों पर जमकर लाठियां भांजी। कई लोग लॉकडाउन लगे होने के बाद भी घर से बाहर घूम रहे थे, तो सामने से पुलिस वाले आ गए और फिर उन्होंने लोगों को डंडे से समझाना शुरू कर दिया।
राजस्थान सरकार पिछले कुछ दिनों से कोरोना से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दे रही है, लेकिन जब कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हुए तो फिर पुलिस वालों ने जिम्मेदारी संभाल ली। चूरू के रतनगढ़ कस्बे की गली गली में घुसकर पुलिस वालों ने गश्त लगानी शुरू की और फिर जो भी बिना जरूरी काम के सड़क पर टहलता मिला उस पर कुछ इस तरह से डंडे बरसाने शुरू कर दिए पुलिस ने। इस बीच बिहार के रक्सौल में कोरोना वायरस पर जागरूक करने के लिए शहर की एक संस्था ने एक छोटे से नाटक का आयोजन किया। इस नाटक में यमराज और कोरोना वायरस के भेष में गली गली में घूमते कलाकारों ने लोगों को घर में ही रहने का संदेश दिया। नाटक का आयोजन कर कलाकारों ने दिलचस्प अंदाज में लोगों से कोरोना वायरस से बचने की अपील की। घर से बाहर जो तुम निकल के जाओगे, अपने को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैली हुई है और हम अपने संस्था की तरफ से बहुत जरूरी हो तो ही निकले, वरना घर में ही सुरक्षित रहे। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में फ्रांस का एक परिवार फंस गया। ये परिवार 25 मार्च को नेपाल से म्यांमार जा रहा था, लेकिन सीमा सील होने की वजह से ये फंस गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सभी की जांच करवाई। पूरा परिवार अब स्वस्थ है। आसपास के लोगों ने फ्रांस के इस परिवार की मदद की। प्रशासन की तरफ से भी पूरी मदद की जा रही है। परिवार इलाके के एक मंदिर में रुका है, जहां ये लोग शिव की पूजा भी करते हैं। खाने पीने का सामान इन लोगों को बराबर दिया जा रहा है। ये लोग वहां अपने मन मुताबिक खाना बनाकर खा रहे हैं। प्रशासन की यही कोशिश है कि इन लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। फ्रांस के 5 सदस्य एक परिवार आया हुआ है यहाँ पे। वो लोग सोनौली के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन चूँकि लॉकडाउन घोषित हो चुका था इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। और उसके बाद से कोल्ही के पास एक गांव है, वहीं पे ये लोग रुक गए हैं। इनसे वार्ता की गई थी कि आप होटल में रुकना चाहते हैं तो रुक लीजिए या कोई फैसिलिटी और अवेलेबल करा दी जाए। तो ये लोग ओपन में ही रहना इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनके पास रहने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, इनके पास टेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं और गांव वालों ने इनका काफ़ी सहयोग किया है। बिहार के भागलपुर में लोगों ने पुलिस और सफाई कर्मियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। लॉकडाउन के बीच लोगों की सेवा करने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद दिया गया। इलाके की महिलाओं ने पहले डीएसपी को फूलों की माला पहनाई, फिर बाकी पुलिस वालों को भी फूल माला पहनाकर तिलक लगाया गया। इस दौरान सफाई कर्मियों को भी धन्यवाद दिया गया। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी करके कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की। देश के कई राज्य आज से लॉकडाउन में कुछ छूट दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 7 मई कर दिया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए तेलंगाना की केसीआर सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं, जिसके तहत मकान मालिकों को अप्रैल से मई तक 3 महीने तक किराएदारों से किराया ना मांगने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 50% की कटौती इस महीने भी जारी रहेगी, जबकि पेंशन पाने वाले लोगों को सिर्फ 75% ही पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को फीस ना बढ़ाने और हर महीने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। इसके अलावा घर तक खाना पहुंचाने वाले जोमैटो और स्विगी पर भी रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक पुलिसकर्मी ने वीडियो कॉल के जरिए शादी की। मस्जिद पहुंचे पुलिसकर्मी का निकाह 2 गवाहों की मौजूदगी में इमाम ने पूरा करवाया। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन के साथ दोनों के परिवार वाले भी वीडियो कॉल पर जुड़े थे। दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने अपनी बीमार मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऑनलाइन निकाह करने का फैसला किया। परिवार ने मेरा निकाह मार्च महीने में ही तय कर दिया था कि अप्रैल में आपकी 11 अप्रैल को शादी होनी है, किंतु लॉकडाउन की वजह से वो स्थगित करना पड़ा। लेकिन मेरी मदर, जो कि 1 वर्ष पूर्व से हार्ट की पेशेंट है और उनकी स्थिति थोड़ी नाजुक चल रही है, तो उनकी इच्छा थी कि उनके सामने ही मेरा निकाह और शादी हो जाए। तो इसीलिए हमने एक जूम ऐप है जिसके लिए हमने सब लोगों को आमंत्रित किया था, इन्विटेशन भेजा था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में काम में जुटे पुलिस वालों और सफाई कर्मियों पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया गया।
लॉकडाउन के दौरान गश्त पर निकले पुलिस वालों पर सड़क के किनारे खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए और माला पहनाई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस वालों और सफाई कर्मियों को कोरोना से जारी इस लड़ाई में योद्धा बताया। इस सम्मान समारोह के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और लंच के पैकेट भी बांटे गए। ऐसे सभी अपने कर्मचारियों का, अधिकारियों का आज हमारे नगर मंडल के तरफ से अपने चौक बाजार के चौराहे पर सबको पुष्प वर्षा करके उनके मंगल कामना के लिए हम लोगों ने ईश्वर से कामना किया है। मुंबई के पास पालघर में पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 9 लोग नाबालिग हैं। कोर्ट ने 101 लोगों को 30 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जबकि 9 नाबालिग को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। 16 अप्रैल को हुई इस घटना में भीड़ ने चोर समझकर 2 साधु और एक ड्राइवर को पुलिस के सामने ही पीट कर मार डाला था। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालघर में 2 साधुओं की हत्या पर चिंता जताई। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुल्हाड़ी थी या जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले इतर जो है वो भी उनके हाथ में थे। जो जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, उसमें पुलिस भी जख्मी हो गए। गाँव वालों को ये लगा कि ये लोग शायद चोरी करने आए या कुछ करने आए या इस प्रकार की उनकी भावना हुई, उसके कारण उनके ऊपर हमला हुआ है और हमला होने के बाद में 3 लोग उसमें मृत्युमुखी हुए। उसकी पूरी जांच राज्य शासन कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात करने का दावा करते हुए ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम आपके सामने रख दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि महाराष्ट्र के पालघर में हुई जूना अखाड़ा के संतों स्वामी कल्प वृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी जी और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े जी की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु आग्रह किया। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा शेष को चिन्हित कर सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और ट्वीट करके ये भरोसा भी दिलाया है कि इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए, बिल्कुल नेहा, चूंकि जूना अखाड़ा का मामला था और जूना अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी, उनके योगी आदित्यनाथ के जो पीठ है उससे काफी अच्छे रिश्ते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री ने इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और ये कहा है कि उद्धव ठाकरे ने फोन पर उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जूना अखाड़ा के जिन लोगों की हत्या हुई थी, साधुओं की और जो उनके ड्राइवर थे, उसको लेकर सीएम ने बात किया और उस पर एक ट्वीट भी किया और कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से भरोसा दिया है कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी साफ है कि सीएम छोटे छोटे मसले को लेकर भी बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात की। तो अजीत, ये जानकारी देते हुए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जानकारी ली है। इस बीच पालघर में हुई पीट कर हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। लॉकडाउन के बीच एक लड़का मुंबई से उड़ीसा के जाजपुर साइकिल से पहुंच गया। मुंबई से जाजपुर जाने में महेश जीना नाम के लड़के को 7 दिन लग गए,
लेकिन गांव पहुंचते ही इस लड़के को होम क्वारंटीन कर दिया गया, जहां वो 14 दिन होम क्वारंटीन में रहेगा। हालांकि शुरुआती चेकअप में उसके अंदर कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिला है। ओडिशा के गंजाम में फूलों की खेती करने वाले किसानों को लॉकडाउन की वजह से खासा नुकसान हो रहा है। मंदिर बंद हैं और शादियां भी नहीं हो रही हैं, जिस वजह से फूलों की बिक्री बंद है। फूल तोड़ तो लिए जाते हैं, लेकिन नहीं बिकने पर वो खराब हो जाते हैं। मोटे तौर पर गंजाम के फूल उगाने वाले किसानों को हर दिन 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है, जहां नेपाल के मजदूर बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं, जिन्हें राहत कैंपों में ठहराया गया है। आसपास के लोग मजदूरों का गाना सुनाकर मनोरंजन कर रहे हैं। मजदूरों की बोरियत दूर करने के लिए दिन में किसी वक्त इस तरह का कार्यक्रम हो जाता है, जिससे लोगों का मूड बदल जाता है। लेकिन इस दौरान भी जरूरी दूरी का ध्यान रखा जाता है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिताजी का निधन हो गया है। सुधार नहीं हो रहा था और इस बीच ये जानकारी मिली थी कि जो परिवार वाले हैं वो चाहते थे कि उनके पिता को, जो आनंद बिष्ट को, उनके पैतृक निवास यमकेश्वर वो ले जाएं और इसके लिए तैयारियां वहां पर की जा रही थी। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि उनका निधन हो गया है, वो अब नहीं रहे। तो ये यमकेश्वर, पौड़ी में यमकेश्वर उनके पैतृक निवास स्थान पर उन्हें ले जाए जाने की तैयारियां वहां पर की जा रही थी, लेकिन अब उनके निधन की जानकारी मिल रही है। एम्स में वो एडमिट थे, 13 मार्च से ही किडनी लिवर समस्याओं से जूझ रहे थे और लगातार जो तबीयत है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी के पिता नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तुरंत सूत्रों के हवाले से यही खबर आई है कि अब उनके पिता की का देहांत हो गया है। 10:45 पर एक आधिकारिक रूप से जो है वो घोषणा की गई है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से एम्स प्रशासन की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि 10:45 पर तकरीबन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। और ये अब आधिकारिक तौर पर सूत्रों के हिसाब से ये खबर आ रही है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। अब जो पीछे आप एम्बुलेंस देख रहे हैं कि उसमें तैयारी लगातार की जा रही है। अब उनका जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से, क्योंकि जब पार्थिव शरीर जब हो जाता है और यहाँ से 6 से 7 घंटे की दूरी उनके पैतृक निवास की है। बिल्कुल पवन, लौटेंगे आपके पास। रंजना भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रंजना, आपके पास क्या जानकारी है इस वक्त? रंजना, आप तक आवाज पहुंच रही है? करते थे और लगातार उनकी हालत गंभीर होने की खबरें आ रही थी। आज सुबह तक इस बात को लेकर के सब लोग पसोपेश में थे कि उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन 10:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है और वो गोलोकवासी हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह ने ये सूचना 11:12 के करीब में दी और उन्होंने कहा कि वो 1 घंटा हो चुका, वो लोकवासी हो गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो कल से सब लोग पसोपेश में थे, अंतिम सांस उन्होंने 10:44 पर एम्स में ली है सीएम योगी आदित्यनाथ के पिताजी ने। जी, अब रंजना, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि सीएम योगी यहाँ से कब रवाना होंगे, क्योंकि यमकेश्वर ले जाया जाएगा? देखिए, अभी योगी बैठक जो है, कोरोना संक्रमित जो लोग हैं और जो है उसके हालात को लेकर बैठक ले रहे थे। बैठक से निकलने के तुरंत बाद ये उनको सूचना दी गई कि उनके पिताजी अब नहीं रहे। तो इस तरह से अब थोड़ी देर में ये माना जा रहा है, ये अभी क्लियर नहीं है कि कब निकलेंगे, लेकिन हाँ, ये अंदाज जरूर लगाया जा रहा है कि सीएम योगी जाएंगे यहाँ से।
क्योंकि वो पहले दौर की जो बैठक है, प्रदेश की जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर कोरोना को लेकर के, उसकी बात वो कर चुके हैं। और इस बैठक के बाद अब थोड़ी देर में माना जा रहा है कि वो निकलेंगे यहाँ से। जी सुनील प्रभात भी जुड़े हुए उत्तराखंड से। सुनील, क्या अब इस बारे में राज्य सरकार की ओर से कोई इनपुट आपको मिल पाया है? देखिए नीलू, अभी तक राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है, लेकिन ये जरूर है कि राज्य सरकार पहले से ही पूरी तरह से तैयारियों में लगी हुई थी। जिस तरह से कल से लगातार अफवाहें भी छन छन करा रही थी, आज सुबह खुद सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी जो सूचना मिली है ये इसके तत्काल बाद जरूर यहाँ पर सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं और खासकर यमकेश्वर के क्षेत्र में भी वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है लोगों को कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इस दौरान ना हो। और कोशिश ये भी की जा रही है कि यदि वीवीआईपी मूवमेंट वहाँ पर बढ़ता है तो ज़्यादा भीड़ इस दौरान ना हो जब वहाँ पर उनका शरीर वहाँ पर लाया जाएगा यमकेश्वर में। और संभावना ये है कि अब शाम तक यमकेश्वर पहुँचाया जा सकता है। जी पवन, पार्थिव शरीर कब तक वहाँ से ले जाया जाएगा, क्या इस बारे में कोई अब जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अपर मुख्य सचिव गृह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 10:44 पर जो आनंद बिष्ट है, सीएम योगी के पिता, ने अंतिम सांसें ली थी। देखिए, आपको मैं वही बता रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि जब भी पार्थिव शरीर को अगर यहाँ से ले जाना होता है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है उनके शरीर पर, क्योंकि अभी लंबी दूरी तय उनको यहाँ से करनी है। 6 से 7 घंटे की दूरी उनके पैतृक गांव की बताई जा रही है, तो उसके चलते पहले शरीर को तैयार किया जाएगा, क्योंकि गर्मियों का वक्त है, उस पर लेप लगाया जाएगा, क्योंकि पहुँचते पहुँचते रात भी हो जाती है। और हिंदुओं के अंदर ये मान्यता है कि रात के वक्त किसी भी शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि उनका अंतिम संस्कार कल सुबह ही किया जाए। उसके चलते पूरी शरीर को तैयार किया जाएगा लेप लगाकर, जिससे भी, क्योंकि गर्मियों का वक्त है, शरीर के अंदर कोई भी और विकृति पैदा ना हो, उसके चलते पूरी शरीर को तैयार किया जाएगा। उसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तुरंत उनको यहाँ से उनका पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया जाएगा। जी, तो कह सकते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन होने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है, और उसके बाद ही पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड के यमकेश्वर, जो पौड़ी में है, यमकेश्वर में ले जाया जाएगा, जब पैतृक निवास स्थान है। और 10:44 पर अंतिम सांसें ली। ये दर्शकों को बता देते हैं कि जिस वक्त लगातार ये खबरें आ रही थी कि उनकी जो स्थिति है वो बेहद नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 10:44 पर सीएम योगी के पिता आनंद बिष्ट ने अंतिम सांसें ली। उनका निधन हो गया। 13 मार्च से वो यहाँ एडमिट थे। रामिका, जो स्थिति है वो अभी तक ये साफ नहीं हो पाई है। हालांकि जब अब उनका यमकेश्वर ले आने में करीब 5-6 घंटे का वक्त तो लगेगा ही, जो दूरी का वक्त है, और 1-8 घंटा जो प्रक्रिया है पूरी, उसमें समय लग जाएगा। और अभी फिलहाल सीएम योगी की कौन सी बैठक चल रही है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? और देखिए, अगर अब तक की अपडेट की बात की जाए तो पहले ऐसी खबर थी कि चूंकि मुख्यमंत्री के जो पिता हैं उस वक्त वेंटिलेटर पर थे वो, और तब उनके परिवार की इच्छा थी कि उनको उत्तराखंड ले जाया जाए, उनके पैतृक निवास पे ले जाया जाए। लेकिन अब चूंकि उनका निधन हो गया है तो दिल्ली में बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो ये चाहेंगे कि वो हॉस्पिटल में जाके उनके अंतिम दर्शन कर लें और हॉस्पिटल में जाए उनसे मिलने के लिए। लॉकडाउन का भी चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी अपनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे लगातार बैठक कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे। लेकिन एम्स को लेकर, अगर दिल्ली को लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से जब बात हो रही थी तो इस बात को लेकर उन्होंने जरूर जिक्र किया कि दिल्ली में जो लोग मौजूद हैं वो जरूर चाहेंगे कि उनके अंतिम दर्शन करने एम्स जाएं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ है और अब उनके पार्थिव शरीर को उत्तराखंड के पौड़ी में उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कोरोना की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के बीच कुछ रियायत के साथ 28 दिन बाद बिहार में आज सभी सरकारी ऑफिस खुले। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश हैं। क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स को हर रोज आना है, जबकि क्लास 3 और संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी 33% की संख्या में ही ऑफिस आएंगे। इस दौरान हर एक कर्मचारी को मास्क लगाना है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी है। कोरोना बंदी के बीच कुछ रियायत के साथ 28 दिन बाद आज
बिहार के सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे। और यह तस्वीर पटना सचिवालय का है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कर्मचारियों का आना शुरू हो गया है और भारत सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक क्लास 1 और क्लास 2 अफसर प्रतिदिन आएंगे, जबकि क्लास 3 और जो संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति 33% होगा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं सचिवालय मेन गेट पर सभी आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है, सबका पास दिखा जा रहा है और उसके बाद फिर अंदर जाने दिया जा रहा है। बाहर गेट पर यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हैं और सभी लोगों का पास देखने के बाद उन्हें अंदर जाने दे रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये सचिवालय के कर्मचारी हैं जो आज 28 दिन बाद ऑफिस पहुँच रहे हैं और इन सभी लोगों पर जो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं नज़र रख रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं और सभी आने जाने वाले लोगों पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। साफ तौर पर जो भारत सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ है उसके मुताबिक जो भी कर्मचारी हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो ये सचिवालय का मेन गेट है यहाँ पर सभी लोगों पर नज़र रखी जा रही है।